हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अनफोल्ड बायोलॉजी। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एमएससी जूलॉजी 2016 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शेप्ड शेवरॉन बॉन इज़ प्रेजेंट इन। यहाँ पे शेवरॉन बॉन्स की बात की गई है। तो बेसिकली जो शेवरॉन बॉन्स होती हैं ना, ये टेल में प्रेजेंट होती हैं। टेल यानी कि कॉर्डल वर्टिब्रे हो गया। तो किसके कॉर्डल वर्टिब्रे में ही प्रेजेंट होती हैं? जो रेप्टाइल्स होते हैं, डायनासोर्स होते हैं, इवन सम मैमल्स जैसे कि कैंगरू हो गया, उनके कॉर्डल वर्टिब्रे में प्रेजेंट होती है। जो टेल होती है ना, उसके कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल यानी कि अंडर साइड जो होती है टेल की, वहाँ पे एक सीरीज़ में प्रेजेंट होती हैं शेवरॉन बॉन्स। और इनकी शेप वाई होती है। जो रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होती हैं, ये ओपन भी हो सकती हैं, क्लोज भी हो सकती हैं। शेवरॉन बोन्स का काम क्या होता है? बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? जो टेल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जैसे कि नर्व या ब्लड वेसल्स जो हो गई, उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है उनको? जब टेल एक्टिव होती है ना, यानी कि टेल से एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही है, किसी भी तरीके से टेल का यूज़ कर रहा है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैठते टाइम अपना जो भी पोजिशन है वो लेना है, तो वो टेल का यूज़ करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। तो उस काम को करते टाइम पे जो बोन प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ये नर्व और ब्लड वेसल्स को, उसको बोलते हैं हम शेवरॉन बोन्स। तो ये जो शेवरॉन बोन है, यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ये एक तो कॉर्डल वर्टिब्रे में प्रेजेंट होता है, और किसके में? रेप्टाइल्स के कॉर्डल वर्टिब्रे में। ठीक है, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, मैमल्स वगैरह, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। Question number 2, edema noticed in patients suffering from Kwashiorkor disease is due to the deficiency of। यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो क्वाशियोर्कर डिजीज़ जिन पेशेंट्स के अंदर होता है, उनके अंदर एडिमा किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से नोटिस किया जाता है? एडिमा यानी कि टिश्यूज़ के अंदर जो स्वेलिंग होती है ना, मतलब जब एक्सेस फ्लूइड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर ट्रैप हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, फिर टिश्यूज़ स्वेल कर जाता है, तो उसको एडिमा कहते हैं। क्वाशियोर्कर यानी कि मैल न्यूट्रिशन, एक सिवियर फॉर्म ऑफ मैल न्यूट्रिशन, जो कि प्रोटीन की जब कमी हो जाती है डाइट के अंदर, हद से ज़्यादा कमी, तो उसकी वजह से जो मैल न्यूट्रिशन होती है उसको बोलते हैं क्वाशियोर्कर। अब इन्होंने पूछा है कि क्वाशियोर्कर जिन लोगों के अंदर है, उनके अंदर एडिमा किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो ये होता है सीरम प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से। सीरम प्रोटीन जैसे कि मेनली जो लिवर सिंथेसाइज करते हैं सीरम प्रोटीन्स, उनकी वजह से एडिमा कॉज होता है, जैसे कि एल्बुमिन हो गए, लिपोप्रोटीन्स हो गए। और यहाँ पे ऑप्शन में बी ऑप्शन देखो, एल्बुमिन इज गिवन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म डार्विनियन फिटनेस। डार्विन ने जो दो चीज़ों की बात की थी, जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी है इस क्वेश्चन के लिए, वो है नेचुरल सिलेक्शन एंड दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला है यहाँ पे। फिटेस्ट का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटेस्ट वो है जो रिप्रोड्यूस कर पाए। अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जो जनरेशन है या हमारी जो स्पीशी है, वो आगे फ्यूचर में देखी जाएगी? अर्थ पे नहीं देखी जाएगी। वी नीड टू रिप्रोड्यूस, है ना। तो डार्विन के अकॉर्डिंग भी फिटेस्ट वो है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है और अपनी कॉन्टिन्यूटी जो अर्थ में है वो मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो जो रिप्रोडक्टिवली फिट इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं और नेचर उनको सेलेक्ट करता है, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है डार्विनियन फिटनेस किसके लिए टर्म यूज़ की जाती है? तो एबिलिटी टू सर्वाइव एज वेल एज टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखो, एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए उनमें से कौन सा डी डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करता है? नेक्रोसिस तो सेल की डेथ होती है जब इंजरी हो जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। डिस्प्लेजिया जो होता है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है जब सेल्स की, तो उसको डिस्प्लेजिया कहते हैं। ठीक है, एट्रोपी होती है जब टिश्यूज़ का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, तो इसमें से कोई भी डी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एनाप्लेजिया की अगर हम बात करें, तो एनाप्लेजिया जो है वो डी डिफ्रेंसिएशन को ही डिनोट करता है, यानी सेल्स जो हैं वो बैकवर्ड फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। बैकवर्ड यानी जो उनकी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो उन्होंने बनाया है, उसको वो छोड़ के अपनी प्रीवियस फॉर्म को अटेन करना वो शुरू कर देते हैं। तो ये कैंसर सेल्स का भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स इज रेफर टू एज एनाप्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इंड्यूस अ चेंज इन द जीन रेशियोज ऑफ द पॉपुलेशन। बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना, हमें इनमें से एक ऐसा सेलेक्ट करना है ऑप्शन जिसकी वजह से जीन रेशियोज में चेंजेस नहीं इंड्यूस हो रहे हैं, यानी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस जिस वजह से चेंजेस आ रहे हैं हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, और जिस ऑप्शन की वजह से चेंजेस नहीं इंड्यूस हो रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इन्होंने दिया हुआ है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि डीएनए के अंदर कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है, किसी भी रीज़न से हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है डीएनए के सीक्वेंस के अंदर, जिसकी वजह से जीन चेंज हो रहा है। जीन चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉपुलेशन के अंदर क्या आएंगे? नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस होंगे, न्यू ट्रेड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जीन रेशियोज जो हैं वो पॉपुलेशन की चेंज हो रही है, यानी जीन पूल में चेंजेस आ रहे हैं। हमें चेंजेस नहीं चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है।
सेकेंड हम देखेंगे सेक्सुअल सेलेक्टिवनेस। जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना मेट किसी बेसिक स्पेसिफिक ट्रेट को देखते हुए सिलेक्ट कर रहा है। मान लो कोई फीमेल है वो रेड को सिलेक्ट कर रही है, बाकी कलर्स को नहीं सिलेक्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, एक ट्रेट जो है वो पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन होता जाएगा। वो जितना ज़्यादा कॉमन होता जाएगा उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं जीन रेशियोज़ में, है ना। वो चेंज होता रहेगा ना रेशियो, अगर मान लो एक ही को प्रेफर करे जा रहा है, दूसरे को प्रेफर नहीं कर रहा है, तो जीन रेशियोज चेंज होंगे यहाँ पे। तो सेक्सुअल सेलेक्टिवनेस भी चेंजेस इंड्यूस कर रहा है, इस वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन जो है वो इमिग्रेशन, एमिग्रेशन यानी कि आ रहा है कोई ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन के अंदर और कोई उस पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहा है, तो जो न्यू कमर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स को पॉपुलेशन के अंदर लेके आएंगे, डिफरेंट ट्रेड जो है वो उस पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से अगेन जीन रेशियोज जो है चेंज होंगे। इसके बाद आती है रैंडम मेटिंग। जो रैंडम मेटिंग है मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन के अंदर, अगर मान लो लार्ज पॉपुलेशन है, हार्डी वीनबर्ग को अगर हम फॉलो करें, तो उस लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जब रैंडम मेटिंग हो रही है ना, तो जो जीन पूल है वो स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, क्योंकि कोई सेलेक्टिविटी नहीं यहाँ पे दिखा रहे हैं, नॉन रैंडम नहीं हो रहा है, रैंडम मेटिंग हो रही है। तो किसी भी तरीके से रैंडम मेटिंग जो है वो किसी भी तरीके से जीन रेशियोज़ के चेंजेस इंड्यूस नहीं करती है। म्यूटेशन, सेक्सुअल सेलेक्टिवनेस, इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, ये सब कुछ जो है वो जीन रेशियो या जीन पूल के अंदर चेंजेस इंड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रैंडम मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेज, यानी कि एज ऑफ पिरामिड जो एज के अकॉर्डिंग हम पिरामिड्स बनाते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें अगर बेस जो है वो ब्रॉड है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। एक तो सबसे पहले जो ब्रॉड बेस वाला जो एज पिरामिड होता है वो एक्सपैंडिंग फॉर्म कहते हैं हम उसको, ठीक है। इसके अंदर जो बेस होता है ना इस पिरामिड के अंदर, वो बेसिकली प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को डिनोट करता है, यानी कि यंग पॉपुलेशन को। जो इसका टॉप होता है पिरामिड का, वो ओल्डर एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी जिनकी मोर्टेलिटी के चांसेस हाई होते हैं, उनको डिनोट करता है, टॉप जो होती है इस पिरामिड के, है ना। तो अगर जो बेस है वो ब्रॉड है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को बिलोंग करता है। प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन यानी कि यंग पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि जो एज ऑफ पिरामिड जिसका ब्रॉड बेस है एज पिरामिड का, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ब्रॉड बेस इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा इंडिविजुअल्स किस में है, यंग एज में है। तो इसका ऑप्शन डी देखो, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, साइबर ग्रीन इज़ यूजफुल इन रियल टाइम पीसीआर बिकॉज इट, मतलब क्यों हम साइबर ग्रीन को यूज़ करते हैं रियल टाइम पीसीआर में। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा टेम्पलेट डीएनए है उसकी जो कॉपीज़ हैं वो हम ज़्यादा अमाउंट में बना सकें, यानी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा डीएनए का वो ज़्यादा अमाउंट का आएगा, यानी कॉपीज़ बनानी है हमें डीएनए की बेसिकली पीसीआर के यूज़ से, है ना। तो उसमें साइबर ग्रीन यूज़ होता है। देखो जो साइबर ग्रीन होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करने वाला डाई है। ये जो डीएसडीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उनकी माइनर ग्रूव्स के अंदर ये इंटरकैलेट कर जाता है और वहाँ पे अपनी फ्लोरेसेंस एक्टिविटी को ये शो करता है। तो जितना ज़्यादा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि जितना ज़्यादा पीसीआर अपना प्रोडक्ट बनाता जाएगा, उतना ज़्यादा साइबर ग्रीन अपनी फ्लोरेसेंस इंक्रीज़ करता जाएगा। फ्लोरेसेंस इंक्रीज़ हो रही है यानी कि प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर देता है, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट अब फॉर्म हो गया है कंपैरिजन करके। तो इन्होंने यही पूछा है कि साइबर ग्रीन जो है वो रियल टाइम पीसीआर में हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखो, फ्लोरेसेस ओनली व्हेन बाउंड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जो माइनर ग्रूव है जैसे मैंने बताया, वहाँ पे ये इंटरकैलेट करके अपनी फ्लोरेसेंस एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरेसेस ओनली व्हेन बाउंड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस अकर्स इन। ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस से इनका मतलब यहाँ पर है कोई भी 3 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, यानी कि ए बी सी ऐसे करके जितनी बारी वो नॉर्मली रिपीट होता है ना उससे कहीं ज़्यादा वो रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जिस बीमारी का नाम यहाँ पे पूछा हुआ है ट्रिपल रिपीट सीक्वेंसेस की वजह से होने वाली, वो होती है हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन्स डिजीज़ के अंदर जो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है वो है CAG। CAG जो है वो नॉर्मली ग्लूटामीन को एनकोड करता है, इसी वजह से हंटिंगटन्स डिजीज़ को हम पॉलीग्लूटामीन डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर या ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस एक ही चीज़ है। इसमें 3 बेस पेयर्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स एक रो में रिपीट होते जाते हैं। जिस जीन के अंदर ये सीक्वेंस रिपीट हो रहे होते हैं वो HTT जीन है, इस वजह से इसको हम HTT म्यूटेशन भी कहते हैं। नॉर्मली जो पॉलीक्यू रिपीट्स हैं जो देखे जाते हैं होते हैं 6 से 35 तक, 6 to 35, बट अगर मान लो म्यूटेशन हो जाती है, HTT म्यूटेशन होती है, तो ये जो रिपीट्स हैं इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है समवट अराउंड 36 to 250, ठीक है। नॉन पॉलीग्लूटामीन डिजीज़ेस भी होते हैं जिनके अंदर रिपीट सीक्वेंसेस देखे जाते हैं, जैसे कि फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम है या और भी हैं।
पॉलीग्लूटामाइन डिजीज़ भी हंटिंगटन्स के अलावा और भी हैं जो आप पढ़ सकते हो। फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम जो है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन पॉलीग्लूटामाइन डिजीज़ का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर जो रिपीट सीक्वेंस होता है वो CGG का रिपीट सीक्वेंस होता है। जैसे हंटिंगटन में CAG वॉज रिपीटिंग, ऐसे ही फ्रेजाइल एक्स में CGG रिपीट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस का पूछा हुआ है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटिंगटन्स डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 9, होलैंड्रिक जीन्स आर अ पार्ट ऑफ। होलैंड्रिक जीन्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली वाई क्रोमोसोम जो जीन्स कैरी करते हैं जो कि मेलनेस के लिए एनकोड करते हैं, यानी कि जो मेल स्पेसिफिक जीन्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम में, उनको होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। तो यही पूछा है होलैंड्रिक जीन्स कौन से क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं, तो वो वाई क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अ हाउस कीपिंग जीन दैट कॉन्स्टेंटली इज ट्रांसक्राइब्ड इज नोन एज। मतलब एक ऐसा जीन जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब होता जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इस तरीके के जीन्स को ना कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो होते हैं ना, ये सेल का जो बेसिक फंक्शन होता है ना उसको मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं और ये हमेशा एक्सप्रेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो जीन्स जो राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाते हैं, जो tRNA बनाते हैं, RNA पॉलीमरेज वाले जो जीन्स है, ये हमेशा ट्रांसक्राइब होते रहते हैं, इनका प्रोडक्ट बनता रहता है। ठीक है, बाकी के जो जीन्स हैं उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कुछ ही टाइम पे होती है। जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशंस बॉडी में क्रिएट हो रही है, उनके अकॉर्डिंग उनकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंट्रोल होती है। लेकिन जो हाउस कीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब होते रहते हैं क्योंकि ये बेसिक सेल फंक्शन बना रहे होते हैं, तो ये हमेशा एक्सप्रेस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का सी ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, PBR322। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है। ये ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर होता है। ये क्यों ज़्यादा यूज़ होता है? इसके अंदर जो है सेलेक्टेबल मार्कर्स भी 2 होते हैं। इसके अंदर यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और ज़्यादा अमाउंट की यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और इसका साइज़ भी स्मॉलर होता है। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं ओवर अदर वेक्टर्स दैट आर देयर इन द फील्ड। तो इसी वजह से इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट आर डिटरमाइंड बाय। जो इंसेक्ट की डेवलपमेंट है उसके जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो किस जीन की वजह से डिटरमिन होता है? तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन सी, जो मेटर्नल जीन्स है इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से कुछ ग्रेडियंट्स बनते हैं। जैसे ड्रोसोफिला के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी देखने के लिए ग्रेडियंट्स बनाते हैं, मेटर्नल जीन्स की वजह से वो ग्रेडियंट बनता है। पोजिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेटर्नल जीन्स जो है प्रोवाइड करते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन डाउनस्ट्रीम टारगेट जीन्स लेते हैं और फिर जो भी प्रोडक्ट उनको आगे डेवलपमेंट में बनाना होता है वो बनाते हैं। तो जो इनिशियली जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनको कौन ट्रिगर करा है या कौन उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करा है, वो होते हैं मेटर्नल जीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 12th का सी ऑप्शन, मेटर्नल जीन्स। क्वेश्चन नंबर 13, सिकल सेल डिजीज़ इलस्ट्रेट दी। सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ के अंदर क्या होता है? आरबीसीज़ की जो शेप होती है वो चेंज होती है क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन होता है। आरबीसीज़ अल्टीमेटली आरबीसीज़ की जो शेप है वो सिकल सेल जैसी शेप हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करना है कि होमोज़ाइगस रिसेसिव, होमोज़ाइगस डोमिनेंट, हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में कैसे तरीके के आरबीसीज़ हमें मिल रहे हैं। ठीक है, होमोज़ाइगस रिसेसिव यानी कि दोनों ही एलील्स डिफेक्टिव हैं, यानी स्मॉल एस से हम इन्हें डिनोट कर देते हैं। तो दोनों ही क्योंकि डिफेक्टिव हैं तो सारे ही आरबीसीज़ में जो है शेप जो होगी वो एबनॉर्मल होगी। ठीक है, होमोज़ाइगस डोमिनेंट के अंदर दोनों एलील जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, इस वजह से हमें आरबीसीज़ जो मिलेंगे वो नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन जो हेटेरोज़ाइगस है, नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो हेटेरोज़ाइगस कंडीशन है यानी एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव, एक हमारा नॉर्मल एलील है और एक हमारा एबनॉर्मल एलील है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा डोमिनेंट एलील है यानी जो नॉर्मल एलील है वो अपनी जो भी फंक्शनैलिटी है वो पोजेस करेगा और इसी वजह से सारे के सारे आरबीसीज जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए थे नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हेटेरोज़ाइगस कंडीशन होती है ना जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके अंदर कुछ आरबीसीज तो नॉर्मल बनते हैं बट कुछ जो होते हैं वो सिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्नैपड्रैगन फ्लावर्स में क्या होता था, रेड और वाइट होते थे डोमिनेंट और रिसेसिव, और हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में हमें रेड एंड वाइट की जगह क्या मिल जाता था, पिंक मिल जाता था। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हैं। ठीक है, यहाँ पे हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील का ट्रेट देखने को मिल रहा है लेकिन कुछ ही सेल्स में, बाकी सेल्स में क्या मिल रहा है, रिसेसिव ट्रेट देखने को मिल रहा है, यानी कि आरबीसीज की शेप जो है वो चेंज हो रही है हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में भी। तो इसका ये किसको डिनोट कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिनोट कर रहा है। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बाकी तीन जो है ना वो वायरल हैं। जो चिकन पॉक्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ हैं। सिर्फ लेप्रोसी ऐसा है जो बैक्टीरिया से कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसको कॉज करता है। तो लेप्रोसी हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरियल डिजीज़ पूछा हुआ था। तो 14 का आंसर हो जाता है ए। Question number 15. Steroid hormones remain in circulation longer than the other group of hormones because they are bound to specific. Basically क्या होता है, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, ये सर्कुलेशन में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। इसका रीज़न इन्होंने पूछा हुआ है। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये किससे बनते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, लिपिड कोलेस्ट्रॉल से। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है किससे डिराइव होते हैं? वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। तो जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल है ये भी हाइड्रोफोबिक है, स्टेरॉइड्स भी हाइड्रोफोबिक हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं तो उनकी तरह ये भी हाइड्रोफोबिक हैं। ब्लड जो है वो वाटर बेस्ड होता है। तो जो स्टेरॉइड्स अगर उन्हें ब्लड में ट्रैवल करना है, उनको ट्रांसपोर्ट होना है, अपने टारगेट जो भी है इनका वहाँ तक पहुँचना है, तो ये क्या करेंगे, किसी चीज़ से अटैच होंगे और वो जिस चीज़ से अटैच हो रहे हैं वो उनको लेके जाएगा जो भी इनका टारगेट है वहाँ तक। ठीक है। तो ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये किससे अटैच होते हैं? जिन प्रोटीन से ये अटैच होता है ना उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, जो इनकी हेल्प करते हैं कि ये ब्लड से ट्रैवल कर जाएँ, क्योंकि ये तो है हाइड्रोफोबिक और ब्लड जो है वो वाटर बेस्ड होता है। तो हाइड्रोफोबिक चीज़ को वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट में ट्रैवल करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगी, तो वो हेल्प इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं स्टेरॉइड्स, तो इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी की इंक्रीज़ होने की वजह से ही ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं इनकी हाफ लाइफ जो है वो बाकी के जो अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने पूछी। हाफ लाइफ ज़्यादा है यानी कि सर्कुलेशन में ज़्यादा देर तक बने रहेंगे। तो यही चीज़ इन्होंने पूछी हुई थी कि स्टेरॉइड हार्मोन्स क्यों सर्कुलेशन में ज़्यादा देर तक बने हैं, क्योंकि ये बाउंड होते हैं टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 16, विच सिस्टम इज़ एक्टिव अंडर स्ट्रेस। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता हुआ मैंने देखा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में और में भी देखा है मैंने ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देती हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये जो सोमैटिक वाला है ये बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल से इसका लेना देना है, इसका स्ट्रेस से इतना ज़्यादा कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है। रही बात पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना ये फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है, यानी स्ट्रेस में जब बॉडी है तब ये एक्टिवेट होता है। हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना, मसल्स के टूवर्ड्स जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज़ करना, एक्सेट्रा इसके काम होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक इसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, जैसे कि हार्ट रेट को स्लो करना। तो यहाँ पे क्योंकि पूछा है कि स्ट्रेस में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे के पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक भी आता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्ट्रेस में एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, नेम दी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरल पैथोजन। तो बेसिकली वायरस वाली डिजीज़ है, उसको फैला कौन रहा है, उसको फैला रहा है मॉस्किटो, यानी कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट की वजह से वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, ये इसका आंसर है, बिकॉज ये ही एक वायरस है जो स्प्रेड हो रहा है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। बाकी के जितने भी हैं जैसे फिलारियसिस है, ये पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि राउंड वॉर्म्स के साथ इन्फेक्शन हो उसकी वजह से होता है। टाइफस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्प्रेड बाय पैरासाइट्स। प्लेग भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल या इंसेक्ट्स या फ्लीज़ की वजह से फैलता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है मस्किटो बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय अ वायरल पैथोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा जापानीज़ एनसेफेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 18, बायोलॉजिकली द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इज। थायराइड हार्मोन ना दो फॉर्म्स में हम देखते हैं प्रीडोमिनेंटली, T3 एंड T4। T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, तो वो होती है T3 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन, दैट इज़ ऑप्शन ए। ये जो T3 होता है ना ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो इनके होते हैं जहाँ पे इन्हें फंक्शन करना होता है, उससे जो बाइंडिंग है T3 की वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक होती है एज़ कम्पेयर टू T4। तो जो T3 है ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की बायोलॉजिकली। ठीक है, ये अपना एक्शन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है, इसकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, ट्राईआइडोथायरोनिन, या फिर इसको T3 भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर आप मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर दो ना तो उसे सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
इसके अंदर एयर के अंदर जितनी ज़्यादा CO2 की अमाउंट होती है ना, उतना ज़्यादा अर्थ जो है वो हॉट होती जाती है, और उतना ही ज़्यादा ये सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले जो रीजन्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं, वो एक्सपैंड होते रहते हैं। तो ये जो SGE यानी कि सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले जो रीजन्स हैं, ये ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है, सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी इनमें से गैस रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो CO2 होती है, CO2 का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़, जब जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसे सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 शुड हैव बीन द आंसर, बट क्योंकि ऑप्शन नहीं है CO2, तो यहाँ पे वाटर वेपर विल बी टेकन अप द आंसर, बिकॉज वाटर वेपर ही ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ हीटिंग ऑफ द अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका 19th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मार्सूपियल मैमल्स मूव्ड फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया वाया। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, जैसे एक पहले मैंने बताया था रिपीट हुआ था वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। मार्सूपियल मैमल्स का इन्होंने पूछा हुआ है कि जब वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया गए थे तो बीच में कौन सी जगह से होते हुए गए थे, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। साउथ अमेरिका से वो अंटार्कटिका गए थे और वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। बेसिकली क्या होता है, जो थीरियन मैमल्स होते हैं, मेटाथीरियंस की अगर मैं बात करूँ, मार्सूपियल्स जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका में ओरिजिनेट हुए थे, यहाँ पे से दे मूव्ड टू साउथ अमेरिका, और जो नॉर्थ अमेरिका वाले रह गए थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। साउथ अमेरिका से ये वापस से नॉर्थ अमेरिका आए थे जब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की रीजॉइनिंग हुई थी। फिर वो नॉर्थ अमेरिका में जब वापस आए थे ना, तो ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए थे, और जो इनका रूट ऑफ माइग्रेशन था यहाँ से साउथ अमेरिका से, फिर ये गए थे नॉर्थ अमेरिका फिर ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए जो रूट ऑफ माइग्रेशन था, वहाँ पे बीच में कौन सी जगह पड़ी थी, वो अंटार्कटिका थी। तो यहाँ पे यही पूछा है, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जब गए थे मार्सूपियल मैमल्स, तो बीच में कहाँ से होते हुए गए थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ए, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 21, एम्पिली ऑफ लॉरेंजिनी आर पेक्यूलियर सेंस ऑर्गन्स टू सेंस। एम्पिली ऑफ लॉरेंजिनी किस चीज़ को सेंस करने में हेल्प करते हैं, ये चीज़ पूछा है। ये बेसिकली स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इनको हम इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। ये फिशेज़ में पाए जाते हैं, जैसे लंग फिशेज़ हो गई, कार्टिलेजिनस फिशेज़ हो गई, टीलियोस्ट्स हो गए। इसके अलावा भी और हैं जिनमें ये पाया जाता है। ये किस काम आता है, ये वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं ना, जो जनरेट होती हैं, उनको सेंस करने में काम आता है। अब इनको क्यों सेंस करना है फिशेज़ को, ताकि होमिंग या माइग्रेशन जब इधर से उधर वो जा रहे हैं, उस टाइम पे मूवमेंट या जो चेंजेस है सराउंडिंग वाटर में, उनको ये डिटेक्ट कर पाएँ। उनको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यूज़ करते हैं, यूजिंग दिस ऑर्गन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एम्पिली ऑफ लॉरेंजिनी, या फिर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स में ये आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमसे पूछी हुई है कि ये जो ऑर्गन है ये किस चीज़ को सेंस करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन वाटर, ये इसका आंसर है, और ये फिशेज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। सो 21 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, साइक्लोहेक्सामाइड इनहाइबिट्स। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सामाइड पूछा हुआ है कि किसको इनहाइबिट कर रहा है, किसको रोक रहा है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है यूकैरियोट्स के अंदर। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वही होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है। तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ना, उसका इलोंगेशन वाला जो स्टेप है, वहाँ पे ये हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है। ये 60s राइबोसोमल यूनिट जो है वहाँ पे बाइंड कर जाता है उसकी ई साइट पे, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसलोकेशन वाला स्टेप है उसको ब्लॉक करता है, एलोंगेशन नहीं होने देता। अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन को रोक रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि किस चीज़ को इनहाबिट कर रहा है, ये ट्रांसलेशन को इनहाबिट कर रहा है इन यूकैरियोट्स। तो आपको यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, इनके इनहाबिटर्स, इनके ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनके इनहाबिटर्स के बारे में पढ़ना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जो कि एयर में प्रेजेंट है, उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको अमोनिया यानी NH3, या फिर इससे जो रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, जैसे नाइट्राइड्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, उनमें कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अमोनिया दिया हुआ है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सो 23 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इन क्रोकोडाइल राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्चेस कम्युनिकेट थ्रू। तो बेसिकली क्रोकोडाइल की यहाँ पे बात की गई है। रेप्टाइल्स के अंदर जो एक एक्सेप्शन है वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट को लेकर मैं बात कर रही हूँ, एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैमल्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है जो राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्चेज हैं वो किस पॉइंट पे कम्युनिकेट करते हैं आके। तो जो लेफ्ट एंड राइट एओर्टा होता है क्रोकोडाइल के हार्ट का, जो कि हार्ट को लीव करता है, वो बेसिकली कहाँ पे कनेक्टेड होता है, वो एक अपर्चर, या उसको आप एक होल या एक ओपनिंग कह सकते हो, जिसको नाम दिया हुआ है फोरामेन ऑफ पैनिजा।
तो यहाँ पे यही पूछा है कि वो वहाँ कहाँ पे जाके कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका आंसर है फोरामेन ऑफ पेनिसा, जहाँ पे आके वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, पोलर बेयर्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे हैव मोर। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है पोलर बेयर्स के अंदर, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं? तो इसका आंसर 25 का है बी, अनकपलिंग प्रोटीन। रीज़न, जो पोलर बेयर्स हैं ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं। पोलर बेयर की यहाँ पे इन्होंने बात की गई है, इनके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन दैट। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो जब हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो H पॉजिटिव है, यानी कि जो प्रोटॉन है, वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर यूजिंग ATP सिंथेज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में जो वापसी हो रही है प्रोटॉन की मैट्रिक्स के अंदर फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वो हो रही है थ्रू थर्मोजेनिन इंस्टेड ऑफ ATP सिंथेज। थर्मोजेनिन को ही हम अनकपलिंग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्मोजेनिन है, जब यहाँ से H पॉजिटिव यानी कि जो प्रोटॉन है वो फ्लो करेगा वापस से मैट्रिक्स के अंदर, तो उस टाइम पे जो है ना हीट जनरेट होती है। इस हीट जनरेशन की वजह से ही पोलर बेयर्स का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन्ड रहता है। तो ये चीज़ उन्होंने पूछी थी कि इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो वो होती है अनकपलिंग प्रोटीन्स, जैसे कि थर्मोजेनिन, जिसकी वजह से जब H पॉजिटिव इनके थ्रू पास आउट करता है या पास करता है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, तो ये हीट जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पर्पस है बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का या मेंटेन करने का बेसिकली, वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनकपलिंग प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 26, इन बर्ड्स द पेक्टोरालिस मेजर मसल हेल्प इन। पेक्टोरालिस मेजर जो होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये डाउन स्ट्रोक जो होता है, डाउन स्ट्रोक यानी कि डाउनवर्ड स्ट्रोक जो है विंग्स का, उसमें हेल्प करता है। जब विंग्स जो है वो डाउन और फॉरवर्ड मूव करते हैं ना, तो पेक्टोरालिस मेजर जो कि थिक आउटर ब्रेस्ट है, जो कि लार्जेस्ट मसल है इन बर्ड्स की, ये इनको डाउन स्ट्रोक के लिए पावर देती है। अप स्ट्रोक के लिए आपको पावर की ज़रूरत नहीं होती, अपवर्ड स्ट्रोक के लिए इतनी ज़्यादा, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक के अंदर जो पावर चाहिए होती है ना, वो पेक्टोरालिस मेजर ही प्रोवाइड करती है। तो वही चीज़ उन्होंने पूछी हुई है कि ये जो मसल है ये किस चीज़ में हेल्प करती है, तो ऑप्शन सी देखो यहाँ पे, डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स या डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ विंग्स में ये हेल्प करती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वायरस की वजह से हो रही है? इसका आंसर है जेनाइटल हर्ब्स, जो कि हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। सिर्फ जेनाइटल हर्ब्स जो है वो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस यानी कि एक वायरल डिजीज़ है। वही चीज़ इन्होंने ये पूछी हुई थी कि इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो वायरस से कॉज हो रही है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जेनाइटल हर्ब्स। Question number 28, which of the following processes is a major problem in interpreting molecular phylogen? बेसिकली molecular phylogeny जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, यानी कौन से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन किसका एंसेस्टर है, ये सब चीज़ें जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, फाइलोजनी जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है इस तरीके की फाइलोजनी को स्टडी करते टाइम? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ जीन, ये इसका आंसर है। रीज़न, जब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि डीएनए का ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट जीनोम्स हो रहा है। एक होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, जहाँ पे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन जा रहा है। हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट जीनोम्स में डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। यानी कि जो डिफरेंट जीन्स हैं, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की वजह से हम ये क्या कह सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट जीन्स हैं उनकी डिफरेंट फाइलोजनी हो सकती है। हो सकता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर से डिफरेंट फाइलोजनी वो परसिस्ट करते हों। तो जब हम फाइलोजनी को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम कॉज करता है यहाँ पर। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कनेक्टिंग लिंक के नाम बताया हुआ और ये भी बताया हुआ कि वो किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, एक ऑप्शन सही है, आपको सही वाला बताना है। आर्कियोप्टेरिक्स का दिया हुआ है, वो बर्ड्स एंड मैमल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एम्फिऑक्सिस इन्होंने बोला है काइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा के बीच में होता है, लेकिन एम्फिऑक्सिस जो होता है वो नॉन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के बीच का लिंक होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इन्होंने दिया हुआ है पेरिपेटस जो है वो आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा के बीच का लिंक है, लेकिन पेरिपेटस जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स, एनिलिड्स यानी कि वर्म्स, तो आर्थ्रोपोड्स एंड वर्म्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस, तो ये भी गलत हो गया। फिर आता है ऑर्निथोरिंकस, दैट इज गिवन एज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, विच इज़
ट्रू, ऑर्निथोरिंकिस जो होता है वो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक होता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि करेक्टली जो एक कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। तो 29 का हो गया ऑप्शन बी, ऑर्निथोरिंकिस विच इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। Question number 30, which of the following statements is not true for the G protein coupled receptor? GPCR के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सी अनट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखो, दीज बाइंड टू दी अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन ओनली आफ्टर दी हार्मोन बाइंडिंग, यानी कि जब हार्मोन आके बाइंड करेगा, जब वो एक्टिवेट होगा GPCR यानी कि रिसेप्टर, तभी वो जी प्रोटीन से बाइंड करेगा अल्फा सब यूनिट से, ऐसा नहीं होता। इनएक्टिव स्टेट में भी इट इज़ बाउंड टू जी प्रोटीन, दैट इज अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड, दे हैव सेड दैट रिसेप्टर्स के अंदर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलाइसिस होते हैं, विच इज़ ट्रू, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलाइसिस इनके अंदर होते हैं। थर्ड हो गया हमारा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स एट स्पेसिफिक रेसिड्यूज, ये इसका ऑप्शन सही नहीं हो सकता आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट सही है बट आंसर नहीं हो सकता ये, क्योंकि GRK यानी कि जी प्रोटीन रिसेप्टर काइनेजेस आर प्रेजेंट, जो कि ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है जिनके अंदर, जैसे कि GRK2 है, 3 है, ये ऑर्डरिन रिसेप्टर्स की टर्मिनेशन कराते हैं बाय फोस्फोराइलेशन। BP रेगुलेशन यानी ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में भी GRK4 में ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है, तो ये इसका ऑप्शन मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ एज करेक्ट आंसर। फिर आता है, दे एक्टिवेट दी जी प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग इट टू GTP फॉर्म, विच इज़ वेरी मच ट्रू, कि जो जी प्रोटीन होता है वो GTP फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, यानी कि जब वो ट्राइफॉस्फेट से बाउंड होता है तो वो एक्टिवेटेड होता है, दैट इज़ ट्रू। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर एंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पता लगानी थी ना, विच इज़ दैट विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, फेगोसाइटिक एक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द टेस्टिकुलर सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक फेगोसाइट की तरह एक्ट करता है, यानी कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी पोजेस करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सर्टोली सेल्स। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स भी फेगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, तो बहुत सारे मेल जर्म सेल्स, मोस्टली जो मेल जर्म सेल्स हैं उनकी अपोप्टोसिस होती है। अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी बॉडी उनकी डेथ कराती है, उनको तोड़ देती है। उनके जब टूटने के बाद जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है स्पर्मेटिड्स का, वो रेजिडुअल बॉडीज़ बनाता है, मतलब जो बच जाता है उसको रेजिडुअल बॉडीज़ बोलते हैं। तो ये जो रेजिडुअल बॉडीज़ या RBs हैं और जो अपोप्टोटिक जर्म सेल्स हैं AGCs, ये जो लेफ्ट ओवर है उसको ईट अप करने का काम कौन करता है? फेगोसाइट्स करते हैं। और यहाँ पे फेगोसाइट्स कौन है? सर्टोली सेल्स है। तो सर्टोली सेल्स जो है वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी पोजेस करते हैं अगेंस्ट अपोप्टोटिक जर्म सेल्स एंड रेजिडुअल बॉडीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी, सर्टोली सेल्स। क्वेश्चन नंबर 32, द डेंटिशन फॉर्मूला फॉर द रैबिट इज़, यहाँ पे पूछा है कि रैबिट का डेंटिशन फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो ऑप्शन ए है इसमें 2/1 इज़ फॉर इंसीजर्स, 0/0 इज़ फॉर कैनाइन्स, यानी कि कैनाइन्स इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। 0 अपर में दिया हुआ है, 0 लोअर में दिया हुआ है, यानी कैनाइन्स नहीं होते। और कैनाइन्स के एब्सेंस की वजह से एक गैप फॉर्म हो जाता है बिटवीन द इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स, उस गैप को हम बोलते हैं डायस्टिमा। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, दैट इज़ 3/2, 3 इन अपर एंड 2 इन लोअर। मोलर्स 3/3, 3 इन अपर एंड 3 इन लोअर, और टोटल हो जाते हैं ये 28। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड को कंसिडर करके टोटल जो इनकी डेंटिशन के अंदर टीथ प्रेजेंट है वो है 28। तो इसमें इन्होंने फॉर्मूला पूछा हुआ था, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एन इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर कैन कॉज, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज में जब इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम कॉज होती है? दैट इज़ ऑप्शन डी, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में क्या होता है? बेसिकली ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है। ये ऑप्टिक नर्व डैमेज क्यों हो रही है? क्योंकि आई के अंदर जो है ना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अब ये प्रेशर क्यों बिल्डअप हो रहा है? क्योंकि एक्वस ह्यूमर जो है वो आई के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, यानी इकट्ठा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आई के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। होता क्या है बेसिकली, जो एक्वस ह्यूमर होता है ना आई के थ्रू आउट वो फ्लो करता रहता है, ठीक है, और वो ड्रेन आउट भी होता है। बट जब ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो प्रोड्यूस तो हो रहा है बट ड्रेन नहीं हो रहा है एक्वस ह्यूमर, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा, वहाँ से जा नहीं रहा, तो वो क्या करेगा? वो वहीं पे एक्यूमुलेट होता जाएगा आई के अंदर। तो जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है एक्वस ह्यूमर आई के अंदर, तो आई के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है एज आई सेड, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोकोमा। तो ये चीज़ हमसे पूछी हुई थी कि प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज में जब इम्बैलेंस हो जाता है, यानी सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है ड्रेन नहीं हो रहा, तो उस इम्बैलेंस की वजह से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर।
Question number 34. A single B cell can express both IgM and IgD simultaneously on its surface because of. साइमल्टेनियसली वो IgM और IgD को अपने सर्फेस पे पोजेस कर सकता है. इस फिनोमिना को आइसोटाइप स्विचिंग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू एंटीजन फिर वो फर्दर चेंज कर जाता है, इसका भी फर्दर स्विच हो जाता है, तो इसे आइसोटाइप स्विचिंग कहते हैं. और बेसिकली ये जो आइसोटाइप स्विचिंग है ना, इस प्रोसेस, ये तो फिनोमिना हो गया, इसके प्रोसेस जो आइसोटाइप स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग या फिर ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग या सिलेक्टिव आरएनए स्प्लाइसिंग. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो सिंगल बी सेल की एबिलिटी है आईजीएम आईजीडी को साइमल्टेनियसली अपने सर्फेस पे पोजेस करने वाली, ये किस वजह से होती है. तो अल्टीमेटली ये हो किस वजह से रही है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से हो रही है, जिस फिनोमिना को हमने क्या नाम दे दिया, आइसोटाइप स्विचिंग नाम दे दिया. तो जो प्रोसेस है वो है सिलेक्टिव आरएनए स्प्लाइसिंग या उसको आप ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी कहते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी, सिलेक्टिव आरएनए स्प्लाइसिंग. क्वेश्चन नंबर 35. अ डिजीज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन इज. यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं एंटेरिक फीवर, येलो फीवर, हे फीवर, ट्रेंच फीवर, इनमें से कौन सा ऐसा फीवर है या कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है. तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाता है हे फीवर. देखो जो एंटेरिक फीवर होता है ना, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है, जिसे हम टाइफॉइड बोलते हैं. ठीक है. येलो फीवर जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है. ट्रेंच फीवर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. हे फीवर जो होता है ना, वो एलर्जी की वजह से होता है. जैसे कोई भी एलर्जन है, जैसे पोलन है, डस्ट है, माइट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो इसमें इंक्लूडेड होती हैं, उनकी वजह से होने वाले बीमारी को हे फीवर कहते हैं. ठीक है. तो यही चीज़ हमसे पूछी गई थी कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होने वाली डिजीज़ को क्या कहते हैं. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हे फीवर. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म डार्विनियन फिटनेस. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, तो इसको स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. ट्राइसोमी 21 कॉजेज. ट्राइसोमी 21 आपको बतानी है कि इसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है. टर्नर सिंड्रोम होता है एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से, यानी कि फीमेल के अंदर जब दो की जगह एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं. तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम का लेना देना नहीं है. क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि नॉर्मली एक्स वाई होता है. क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. फिर आता है टेसाज सिंड्रोम या टेसाज डिजीज़. इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम 15 जो होता है ना, उसके अंदर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होता है. तो इसका भी 21 से कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किससे है, क्रोमोसोम नंबर 15 से. फिर आता है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जो है वो 21 की ट्राइसोमी से एसोसिएटेड होता है. ट्राइसोमी यानी कि दो की जगह तीन का प्रेजेंस. तो 21, 21 एंड 21 तीन प्रेजेंट होते हैं ट्राइसोमी के अंदर, तो इसी वजह से इसको ट्राई. तो 21 से एसोसिएटेड कौन सा सिंड्रोम है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम. तो इसका आंसर 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 38. जीन एक्स इज ओनली ट्रांसक्राइब्ड व्हेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए इज फोस्फोराइलेटेड. यानी कि फैक्टर ए की जब फोस्फोराइलेशन होगी ना, तभी जीन एक्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, यानी उसका प्रोडक्ट बनेगा. फिर उसके बाद इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे फैक्टर ए जो है वो प्रेजेंट है. दैट इज ब्रेन, किडनी एंड लिवर, तीनों के आगे प्लस लगाया हुआ है, यानी कि तीनों के अंदर फैक्टर ए प्रेजेंट है. और इन्होंने ये बताया हुआ है कि इन तीनों के अंदर प्रोटीन काइनेज और प्रोटीन फोस्फेटेज की एक्टिविटी कैसी है. यानी कि प्रोटीन काइनेज का काम क्या होता है, फोस्फोराइलेशन करना, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप वो ऐड कर देता है प्रोटीन्स को, और फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, यानी डीफॉस्फोराइलेशन कराता है एक तरीके से. तो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर देखो, बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमें फैक्टर ए की जो है ना फोस्फोराइलेशन करानी है, ताकि जीन एक्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर ले. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि इन तीन टिश्यूज़ में से कौन से टिश्यू में जीन एक्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी. तो जीन एक्स की ट्रांसक्रिप्शन उसी टिश्यू में होगी जहाँ पे फैक्टर ए की फोस्फोराइलेशन पॉसिबल रहेगी. ठीक है. तो यहाँ पे ब्रेन के अंदर देखो प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी ही नहीं है, तो यहाँ पे फोस्फोराइलेशन नहीं होगी फैक्टर ए की, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है. किडनी के अंदर भी प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी नहीं है, यानी कि फोस्फोराइलेशन नहीं होगी, हालांकि फोस्फेटेज की एक्टिविटी है, यानी डीफोस्फोराइलेशन की एक्टिविटी यहाँ पर परसिस्टेंट है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोस्फोराइलेशन नहीं हो रही है और हमें चाहिए कि फैक्टर ए फोस्फोराइलेट हो जाए ताकि जीन एक्स की ट्रांसक्रिप्शन हो, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. ऑप्शन 3 देखो, लिवर. लिवर के अंदर फैक्टर ए प्रेजेंट है, लिवर के अंदर प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी भी प्रेजेंट है, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है, यानी कि फैक्टर ए की फोस्फोराइलेशन यहाँ पे पॉसिबल है. और प्रोटीन फोस्फेटेज की एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो फोस्फेट ग्रुप हमने ऐड किया उसको रिमूवल करवाने वाली एक्टिविटी जो है, जो कि फोस्फेटेज कर रहा था, वो एक्टिविटी यहाँ पे एब्सेंट है. और हमें भी यही चाहिए था कि फैक्टर ए की जो है फोस्फोराइलेशन हो जाए. तो लिवर के अंदर फैक्टर ए भी प्रेजेंट है, प्रोटीन काइनेज भी प्रेजेंट है जो उसकी फोस्फोराइलेशन करेगा, और फोस्फेटेज एब्सेंट है. इस वजह से यहाँ पे फैक्टर ए जो है वो फोस्फोराइलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जीन एक्स की ट्रांसक्रिप्शन
हो जाएगी। तो यही चीज़ हमसे पूछी कि जीन एक्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी देखो, लिवर ओनली। ब्रेन ओनली, किडनी ओनली तो गलत है। उसके अलावा दिया हुआ है ब्रेन एंड लिवर बट नॉट किडनी, बट दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू क्योंकि ब्रेन में भी नहीं हो रही है ना, सिर्फ लिवर में हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जॉड वर्टिब्रेट्स इज नाउ एक्सटिंक्ट, मतलब इनमें से कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, प्लेकोडॉर्म्स, जो कि अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी किया गया था जिसके थ्रू इनका पता लगाया गया था, जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है। इसके अलावा जो डी ऑप्शन है कॉन्ड्रोस्टीन्स, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट सम आर स्टिल लिविंग, सो दे आर नॉट एक्सटिंक्ट। ये एक्सटिंक्ट में नहीं हम काउंट कर सकते इनको। तो इसी वजह से 39 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्लेकोडोम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इन मैमल्स क्रिप्स ऑफ लाइबोकोन आर प्रेजेंट इन। ये जो क्रिप्स ऑफ लाइबोकोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के अंदर। तो डायग्राम के अंदर देखो, ये जो विलाइज प्रेजेंट है ना, इनके बीच में आप देख सकते हो ये जो क्रिप्स ऑफ लाइबोकोन है, ये जो क्रिप्स हैं ये प्रेजेंट है, और ये जो विलाय है, ये जो डायग्राम है बेसिकली किसका, ये इंटेस्टाइन का है। तो ये जो क्रिप्स ऑफ लाइबोकोन है ये विलाइज के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में कि क्रिप्स ऑफ लाइबोकोन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज या ईसोफेगस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंटेस्टाइन।